नमस्कार। जी के कोई ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश वन रक्षक के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य मैथ के सभी प्रश्नों को पार्ट बाई पार्ट महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम 18 जुलाई 2017 सेकेंड शिफ्ट के पेपर से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से गतिविधि या गतिविधियों को इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कैंपिंग और एलिफेंट सफारी, अर्थात ये दोनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4। लेकिन इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी हुई थी 1978 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पर्यटन नीति कब बनी थी या कब आई थी? तो ये है 1995। तो आप ये याद रखेंगे। हालांकि 1995 के बाद में ये 2010 में फिर से बनी। ठीक है, ये दूसरी है ना, 2010 में बनी। फिर 2012 में जो संशोधन हो गया, इसमें 2012 में संशोधन हो गया, उसी के हिसाब से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर जो अगली जो नवीनतम है वो मध्य प्रदेश में बनी थी 2016 में। ठीक है, तो ये तीसरी है जो बनाई गई थी। तो इसमें 2018 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसके तहत आपको क्या क्या फैक्ट याद रखेंगे, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे और निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे काम के पॉइंट थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो ऋतुओं को डिवाइड किया गया है, भारत में 3 प्रकार से ऋतुओं को डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 3 प्रकार से ऋतुओं को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। देखें कौन कौन सी हैं। पहले है यहाँ मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, उसके बाद है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद में आती है वर्षा ऋतु। ठीक है, और उसके बाद में है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में ही सर्दियां पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार से डिवाइड की गई हैं ऋतुओं को। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये शुरू होती है मध्य मार्च से। कब से? मध्य मार्च से मध्य जून तक। तो आप मार्च से जून तक याद रखेंगे। ये वर्षा ऋतु जो है वो शुरू होती है मध्य जुलाई से। कब से? मध्य जुलाई से कब तक? मध्य अक्टूबर तक। ठीक है, अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो ये मध्य नवंबर से शुरू होती है और चलती कब तक है? चलती है फरवरी तक। ठीक है, मध्य फरवरी तक। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसे मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसे क्या बोलते हैं? यूनाला। तो ग्रीष्म ऋतु को हम बोलते हैं यूनाला। ठीक है, यूनाला, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की तो इसे बोलते हैं चौमासा। मध्य प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? चौमासा। ठीक है, शीत ऋतु की बात करें तो इसके लिए एक नाम दिया गया है सियाला। देखिए सियाला आप याद रख सकते हैं, यहाँ से सा आ रहा है और यहाँ भी सा है, शीत ऋतु को सियाला। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ ही अगर हम कुछ और बातें जान लें, जैसे अगर सर्वाधिक तापमान की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है वो मई के महीने में पाया जाता है। कब? मई के महीने में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, अगर वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? वो होती है पचमढ़ी होशंगाबाद में, है ना। उसके बाद में अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है भिंड में, लगभग 55 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो सबसे ठंडा महीना है तो वो है जनवरी का। और अगर
इसमें एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मध्य प्रदेश में कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। तो ये फैक्ट थे जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है? धुती पूछें या ढुटी पूछें, ठीक है, धुती पूछें या ढुटी पूछें तो आप दोनों को ही एक ही समझें, ठीक है। तो ये जो नदी है, जो धुती बांध है, ये कहाँ बना है? ये बना है बैनगंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? तो बैनगंगा नदी पर, ठीक है। और अगर स्थान आपसे पूछ दिया जाए, स्थान आपसे पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे बालाघाट जिला, ठीक है, जिला बालाघाट में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1923 में। लेकिन जो इंजीनियर था उसका नाम अगर पूछ दे तो आप बताएंगे जॉर्ज मॉर्स हैरियट, ठीक है, हैरियट, है ना। तो ये था। और इसके साथ देखिए जो ये बैनगंगा नदी है ये सिवनी से निकलती है, लेकिन बैनगंगा और एक और नदी है, बैनगंगा प्लस वर्धा, ये महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो जो महाराष्ट्र में मिलती हैं उस संगम को हम क्या कहते हैं? प्राणहिता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए जो केवटी जलप्रपात है ये जो नदी है वो है महाना। कौन सी? महाना नदी पर, ठीक है। तो जो केवटी जलप्रपात है वो किस नदी पर है? महाना नदी पर, ठीक है। लेकिन आपसे ना पूछा जा सकता है कि ये किस स्थान पर है, तो नदी तो आप याद रखेंगे महाना है, महाना नदी है, तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन आपसे स्थान पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे रीवा जिला में, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है? 98 मीटर, ठीक है, लगभग कितनी है? 98 मीटर। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको कुछ और फैक्ट बताएंगे जो रीवा में जलप्रपात हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है चचाई जलप्रपात। किस नदी पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो बीहड़ नदी पर, ठीक है। दूसरा है बहुटी जलप्रपात, ये किस नदी पर है? तो ये है सेलर नदी पर। किस नदी पर? सेलर नदी पर, छोटी नदी है सेलर जिस पे ये बना है बहुटी। फिर है पूर्वा जलप्रपात, तो ये किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर, ठीक है। इसके साथ ही एक और याद रखेंगे जिसका नाम है पियावन जलप्रपात, ये किस नदी पर है? तो ये है बरहदा नदी पर। तो आप ये सब याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि इकबाल पुरस्कार ... साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए जो इकबाल पुरस्कार है ये जो दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए, ठीक है, उर्दू कला एवं साहित्य के लिए इकबाल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1986-87 में, ठीक है, 1986-87 में। अगर हम बात करें कि ये जो प्रथम बार किसको दिया गया था, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप बताएंगे अली सरदार जाफरी को, ठीक है, अली सरदार जाफरी को। इसे कौन देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, ठीक है, संस्कृति विभाग, है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि 2020 में ये किसे दिया गया था, ठीक है। अब जो पेपर होगा तो उसमें आगे 2020 का पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे अली अहमद फातमी को, ठीक है, अली अहमद फातमी को। इसमें जो राशि है वो कितनी है? 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो जो लोकरंग महोत्सव है वो भोपाल में प्रत्येक वर्ष होता है। तो आप पहले तो ये याद रखेंगे कि भोपाल में होता है, ठीक है। दूसरा प्रतिवर्ष होता है और ये जो है 26 जनवरी से शुरू होता है, 26 जनवरी से शुरू होता है, 5 दिनों तक चलता है, ठीक है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलता है। इसे जो संस्था आयोजित करती है वो आदिवासी लोक कला अकादमी है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है 3 अर्थात 5 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा, जिसे चूलगिरी भी बोलते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो चूलगिरी है या 52 गजा है, ये है बड़वानी में। किस जिले में है? बड़वानी में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये बड़वानी जिले में है। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि ये जो जैन तीर्थ है इसमें जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर थे, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उनकी 84 फीट ऊंची प्रतिमा है जो एक ही पत्थर को काट करके बनाई गई है। तो ये इसलिए फेमस है, इसलिए आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 बड़वानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो जो फड़के स्टूडियो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा जो फड़के स्टूडियो है इसका संबंध है किस चीज़ से है? तो ये है मूर्ति कला से, ठीक है, मूर्ति कला से। तो आप ये भी याद रखेंगे। देखिए ये तो हो गया। दूसरा है, अगर बड़वानी में आपसे कुछ और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र, ठीक है, धान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये भी बड़वानी में है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन 52 गजा को मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नौवा प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सूरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ था। तो देखिए जो राजा सूरस की जो बात कर रहे हैं ये एक प्रकार का क्या है? डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर है, सौर से इसका नाम सोरस पड़ा, ठीक है। तो ये जो डायनासोर की प्रजाति के जो अवशेष मिले हैं ये कहाँ मिले हैं? नर्मदा में, नर्मदा नदी घाटी में। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो ये स्थान है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर जिले में मिले हैं। तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि ये नर्मदा घाटी पर गुजरात में एक राहोली स्थान है, ठीक है, गुजरात में राहोली स्थान है, तो वहाँ पर भी मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की रणजी टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी थी। देखिए ये बात है 1998-99 की, ठीक है। 1998-99 में ये जो है उपविजेता बनी थी। क्या बनी थी? उपविजेता बनी थी। कौन विजेता बना था? कर्नाटक। तो ये विजेता था कर्नाटक, ठीक है, विजेता था कर्नाटक। तो आप ये याद रखेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा आज के समय में है 2021-22, ठीक है। 2021-22 में क्या हुआ? पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जीती है। और उपविजेता कौन रहा है इसमें? उपविजेता की बात करें तो ये रहा है 41 बार का चैंपियन मुंबई की टीम, ठीक है। अब इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेड कोच हैं मध्य प्रदेश में उस समय कौन थे और अभी भी हैं फिलहाल, जिनका नाम है चंद्रकांत पंडित, ठीक है। ये वही चंद्रकांत पंडित हैं
जो 1998-99 में उपविजेता टीम के कप्तान रहे हैं। ठीक है, आज के समय के कप्तान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे आदित्य 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 श्रीवास्तव। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, जो मैच हुआ था वो हुआ था एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था। तो जो शरत सक्सेना का संबंध है या जिनका जन्म स्थान है वो सतना जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, सतना जिला है, तो आप ये याद रखेंगे शरत सक्सेना का जो जन्म स्थान है वो सतना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। तो देखिए, जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, इसके क्षेत्रों को अलग अलग नामों से बोला गया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे आइए हम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। हालांकि पूरे भारत को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें अंडमान निकोबार पार्ट डी में था। बाकी के जो पूरा भारत था वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स में डिवाइडेशन था। ठीक है, तो इसी में से जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के 3 जो थे स्टेट्स थे वो मध्य प्रदेश में भी थे। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश नाम का उस समय कोई भी राज्य नहीं था। तो पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए स्टेट्स जो था, इधर पार्ट बी और इधर मान लीजिए पार्ट सी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के राज्य मध्य प्रदेश में थे। पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या, एंड बरार। ठीक है, पार्ट बी में जो था वो था क्या, जो मध्य भारत है ना, मध्य भारत ग्वालियर से लेके इंदौर तक का क्षेत्र जो था ये मध्य भारत में आता था, पार्ट बी का भाग था। पार्ट सी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। तो पहला मान लीजिए इधर ये भोपाल था। ठीक है, भोपाल को पार्ट सी में ही रखा गया था। और दूसरा था विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश। अब देखिए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी जो थी वो थी नागपुर। कहाँ थी, नागपुर। मध्य भारत की राजधानी थी ग्वालियर। ग्वालियर 6 महीने के लिए रहती थी और इंदौर 6 महीने के लिए रहती थी। तो आप ये याद रखेंगे 6-6 महीने के लिए रहती थी। पार्ट जो सी था, भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी क्योंकि भोपाल एक राज्य था। ठीक है, उस समय। और विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी रीवा। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है नागपुर। क्यों, क्योंकि जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत को ही क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी, नागपुर थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर नागपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला 13वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं। देखिए, जब प्रश्न 2017 में जब पूछा गया था तो उस समय जो कोच थे वो थे हरविंदर सिंह सोढ़ी। लेकिन मैंने वर्तमान में अभी बताया आपको, उनका क्या नाम है, चंद्रकांत पंडित। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप ये याद रखेंगे, चंद्रकांत पंडित। और अगर कप्तान की बात करें तो वो हैं आदित्य श्रीवास्तव। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव। तो इस बार रणजी चैंपियन टीम बनी है, इसलिए आप याद रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला तो आप बताएंगे इंदौर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो आप बताएंगे
सबसे बड़ा जिला बताएंगे छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आबादी वाला संभाग कौन सा है? संभाग कौन सा है? सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक। तो आप ये याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे इंदौर संभाग ही, इंदौर जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, इंदौर संभाग सबसे अधिक आबादी वाला संभाग है। अगर क्षेत्रफल में हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था छिंदवाड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे जबलपुर। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? 1, अर्थात इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? मध्य प्रदेश तुम्हें पता होगा कि 5 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है या 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। पश्चिम में इसके है गुजरात। ठीक है। और अगर बात करें राजस्थान की तो ये इसके उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर पूरब में है उत्तर प्रदेश। उत्तर पूरब में है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण पूरब में है छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके दक्षिण में है वो है महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है। तो आपका प्रश्न है कि पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिम में कौन है? गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 16वां प्रश्न है कि बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? जो बाज बहादुर का महल है वो मांडू में स्थित है। कहाँ पर? मांडू में स्थित है। तो देखिए, अगर मांडू के बारे में कुछ और फैक्ट हैं जो आप याद रखेंगे। मांडू की स्थिति कहाँ है? तो ये धार जिले में स्थित है। ठीक है। मांडू कहाँ स्थित है? धार में। मांडू को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर मांडू की बात करें तो यहाँ क्या क्या स्थित है? एक तो है मांडू का किला। मांडू का किला। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद रखेंगे यहाँ स्थित है जहाज महल। क्या? जहाज महल, हिंडोला महल, हिंडोला महल। ठीक है। हिंडोला महल, असरफी महल, असरफी महल। ठीक है, असरफी महल। उसके बाद में हुसंग शाह का मकबरा है यहाँ। हुसंग शाह का मकबरा है। हुसंग शाह का मकबरा है। हुसंग शाह के मकबरा के बाद में रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती का महल है। और बाज बहादुर का भी महल है। ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इतने फैक्ट आप याद रखेंगे मांडू के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 17वां प्रश्न है कि नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? हालांकि इस प्रश्न का आज के समय में कोई औचित्य ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो नमामि देवी नर्मदे है, ये नर्मदा सेवा यात्रा थी। इसके नमामि देवी नर्मदे के नाम से ये शुरू हुई थी। शुरू जब हुई थी तो ये कहाँ से हुई थी? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से हुई थी 11 दिसंबर 2016 को। ये 148 दिन चली थी और 15 मई 2017 को ये समाप्त हो गई थी। ठीक है। लेकिन इसमें से एक डेट याद रखना है आपको, 3 मई 2017। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो आप इसलिए ये 3 मई 2017 को याद रखेंगे। जो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा थी उसी के दौरान नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाई थी उस समय होशंगाबाद में। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है होशंगाबाद। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे, गुप्त साहब प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे।
इनकी 2 रचनाएं याद रखेंगे आप, 2 से 3 रचनाएं हैं जो आप याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? एक है भारत भारती, भारत भारती, ठीक है। दूसरी है साकेत, साकेत, ठीक है। तीसरी है यशोधरा, यशोधरा। तो आप ये पुस्तकें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा जो बेतवा है, जो बेतवा है वो यूपी में बहती है, ठीक है। यूपी और मध्य प्रदेश 2 ही जगह, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ही जगह ये बहती है। लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? जैसे इसका क्या नाम है, बेतवा का जो उद्गम है वो कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो बेतवा है वो कुमरा गांव रायसेन, कहाँ? रायसेन में एक गांव है कुमरा गांव, जहाँ से निकलती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इसका समापन कहाँ होता है, इसका समापन कहाँ होता है? तो हमीरपुर में यमुना नदी में, ठीक है। कहाँ? हमीरपुर में यमुना नदी में इसका समापन होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो रायसेन से बहती हुई भोपाल, विदिशा, रायसेन ऐसे आगे जाते झांसी, ललितपुर, यहाँ से मतलब यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो उसके बाद में ये जो जाके हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका उपनाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका उपनाम क्या है? बेत्रवती या बेत्रावती, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियों में बीना है, धसान है, बीना है, धसान है, हलाली है, जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके किनारे स्थित शहर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो शहर हैं ओरछा है, ओरछा है, ओरछा इसके किनारे बसा है, ठीक है। सांची है, सांची है, सांची है, और उसके बाद में विदिशा है, ठीक है। सांची है, विदिशा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है माता टीला बांध, ठीक है। माता टीला बांध या फिर महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। ये कहाँ है? तो ये यूपी में बनी है, ललितपुर के पास में, ठीक है। यूपी का एक ज़िला है ललितपुर, वहाँ पास में बनी है वहाँ पर। मध्य प्रदेश की गंगा, इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहते हैं? तो ये इसलिए कहते हैं, जो प्रदूषण है ना, इसमें प्रदूषण का स्तर गंगा के लगभग समान है, यानी कि प्रदूषण के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो ठीक है, आज का प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए 20। अगली वीडियो में हम आपके लिए जीके की वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, साथ ही अन्य विषयों को भी शामिल करते रहेंगे, अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम प्रोत्साहित होते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।